नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। क्या पीएम मोदी को राम जी पर भरोसा नहीं है? जिस 22 जनवरी को अयोध्या के भीतर इवेंट है, जिस इवेंट के जरिए 2024 की चुनावी बेतरनी पार हो जाएगी, क्या इस उम्मीद जो थी, क्या उस उम्मीद को अब झटका लग रहा है? क्योंकि कदम दर कदम 22 जनवरी के इवेंट को लेकर के नरेंद्र मोदी जी फंसते जा रहे हैं। एक तरफ शंकराचार्यों का विरोध, कहीं ना कहीं कुछ हिस्से ही सही, लेकिन उसका गलत मैसेज जा रहा है देश में। दूसरी ओर हिंदू महासभा का बहिष्कार, तीसरी ओर अब निर्मोही अखाड़े के महंत धर्मदास का सीधा सीधा ललकार, उनकी चुनौती। इस सबों के बीच में उलझते हुए पीएम मोदी क्या फिर से ईडी को काम पे लगा दिए हैं? और काम पे ईडी जो इस बार लगी है वो काफी रफ्तार में, काफी तेज तरीके से। दरअसल हम बात करते हैं, ईडी ने पूरा अपना टाइम टेबल तक जारी कर दिया। जैसे स्कूलों के भीतर एक टाइम टेबल होता है, घर के भीतर एक टाइम टेबल होता है बच्चों का, और मतलब पढ़ाई का टाइम, खेल का टाइम, खाना का टाइम, ठीक वैसे ही ईडी का टाइम टेबल आ गया। लेकिन इस बार जो है ईडी की चुनौती भी भारी है। जैसे 22 जनवरी की तारीख के खेल में अगर मोदी जी उलझ गए, तो वैसे ही ईडी के खेल में भी मोदी जी उलझते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ईडी जो है उसकी जो छापेमारी से लोगों की प्रतिक्रिया जो है कहीं उलट होने लगी है। बंगाल के भीतर जो नजर आया, कहीं उस आगे मामला बढ़ रहा। बंगाल के भीतर एक छोटे से तालुके क्षेत्र में एक विरोध देखने को मिला था, लेकिन अब राज्य के भीतर पूरी की पूरी लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। अब ये जो ईडी का टाइम टेबल है, ये जो विरोध है, और ईडी के चक्रव्यूह के भीतर उल्टा नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी को फंसना, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के भीतर। वो क्या है ईडी का टाइम टेबल? और उस टाइम टेबल के भीतर एक समय ऐसा भी दिख रहा है जब ईडी जब एक घर के भीतर बैठ करके पूछताछ कर रहे होंगे और बाहर तीर धनुष के साथ तैयार हो जाएंगे लोग, जनता। वही तीर धनुष जो प्रभु श्री राम की जो मूर्ति जो सामने निकल के आई है, उस मूर्ति के भीतर परशुराम के हाथ में जो तीर और धनुष है। इस पूरे टाइम टेबल को देखते हैं, फिर ये बात समझेंगे कि कहां पर ये स्थिति इतनी भयानक भयावह पैदा हो रही है। सीधे सीधे ईडी को चुनौती दी जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं, ठीक इसको उलट परिस्थिति से देखते हैं। 30 जनवरी की बात कर लेते हैं पहले। 30 जनवरी को लैंड फॉर जॉब मामले में जी बिहार के लालू यादव की राज्य सुप्रीमो की पेशी है। उनको समन मिला है और समन देने के लिए ईडी के अधिकारी पटना राबड़ी आवास पहुंच गए। वहां पर लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को अपने हाथों से समन दिया है, समन सौंपा है। इससे ठीक पहले जब 24 दिसंबर और 27 दिसंबर को बुलाया गया था तेजस्वी यादव को और राज्य सुप्रीमो लालू यादव को, तो दोनों नहीं पेश हुए थे। इस बार 30 जनवरी को लालू यादव को बुलाया गया। उससे ठीक एक दिन पहले 29 जनवरी को जो है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी बुलाया है। तो ईडी का कहना है इस मामले में कुछ नए सबूत मिले हैं और उन सारे सबूतों को मद्देनजर देखते हुए अब ये पूछताछ अब जरूरी है। फिर ईडी से समन तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ले लिया, लेकिन लालू और तेजस्वी जो बंगाल से चले हैं, पूरा का पूरा सिस्टम ईडी के खिलाफ जन आक्रोश जिसको कहते हैं, वो जन आक्रोश क्या बिहार प्रदेश तक पहुंचेगा? लेकिन इससे थोड़ा अगर बैक में देखते हैं, 29 जनवरी की बात अगर करें और उससे भी पहले 25 जनवरी की बात करें, तो किशोरी पेडनेकर, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे यानी उद्धव गेट के उन्हीं के नेता है। किशोरी पेडनेकर को 25 जनवरी को बुलाया गया बॉडी बैग स्कैम मामले के भीतर। इनसे भी पूछताछ होगी। और उद्धव ठाकरे गुट जो शिवसेना का जो है, वो इस समय ईडी के रडार के ऊपर जो सबसे कहते हैं ना कि ज्यादा जो पार्टियां, उनमें से कहीं ना कहीं एक है। क्योंकि किशोरी पेडनेकर से पहले रविंद्र वाइकर है नेता, उनको भी एक समन जारी हुआ। तो रविंद्र वाइकर के अलावा उनके साथ साथ सूरज चौहान, उनको ईडी गिरफ्तार कर चुकी है और 22 जनवरी तक वो हिरासत में है। सूरज चौहान का जो
तार है वो आदित्य ठाकरे से जुड़ी हुई है, कनेक्शन उनका आदित्य ठाकरे से जुड़ी है, क्योंकि इस मामले के भीतर जांच आदित्य ठाकरे के ऊपर जाकर के रुकती है और ईडी का जो निशाना है, यानी ईडी का जो लक्ष्य है वो आदित्य ठाकरे हैं, सिर्फ सूरज चौहान माध्यम है। सामान्य रूप से कहे जैसे लिकर केस के दिल्ली के शराब घोटाले में जिसको मास्टरमाइंड बताया गया वो गवाह बन गए, और जिनके पास मनी ट्रेल अब तक प्रूफ नहीं हो पाया, जहां से अब तक कोई पैसे नहीं मिले, वो सारे के सारे जेल के भीतर है। वही परिस्थिति सूरज चौहान के केस में है। लक्ष्य आदित्य ठाकरे है, सीधा सीधा उद्धव ठाकरे को दबाव में लेने की। अब और इससे पहले अगर देखें तो 24 जनवरी की बात करते हैं। जी हाँ, रोहित पवार यानी 30, 29, 25 के बाद 24 जनवरी की बात, ये टाइम टेबल 24 जनवरी की जो तारीख है वो रोहित पवार का नंबर है। और रोहित पवार जो है अजित पवार के भतीजे हैं, शरद पवार के भतीजे अजित पवार और अजित पवार के भतीजे यानी शरद पवार के प्रपौत्र हैं। 38 साल के रोहित पवार को जो है बारामती एग्रो से जुड़ी हुई कंपनियों के भीतर जो ईडी की छापेमारी हुई थी उससे जुड़ी हुई जांच को लेकर के बुलाया जा रहा। विधायक भी हैं, ये करजत जामखेड़ा से विधायक हैं, एमएलए हैं। और रोहित पवार के बारे में अब अगर बात करें तो रोहित पवार जो है फिलहाल इस समय पवार परिवार के सबसे युवा नेताओं के रूप में कमान महाराष्ट्र के भीतर संभाले हुए। अजित पवार गुट में जाने से साफ वो इनकार किए थे, और अजित पवार जो है जिनके ऊपर घोटालों की एक लंबी लिस्ट है, वो गिनाने की जरूरत नहीं। इस भारत देश में भ्रष्टाचारी जिनके ताप से ही झुलस जाते हैं पीएम मोदी जी, वो खुद ही अजित पवार के करप्शन के मामले भी गिनाए थे। और अजित पवार के साथ जो एनसीपी से आया हुआ जो पूरा का पूरा धारा है उसमें करीब से करीब कहे तो सभी ईडी के रडार पे रहे होंगे। लेकिन अब जो है उनके ऊपर कहीं से भी ईडी की छाया पड़ती हुई नजर नहीं आती है। यहां तक अदालत में जब ईडी ने ये कहा छगन गुर्जर भुजबल के मामले में कि फाइल ही नहीं मिल रही है, तो फिर न्यायाधीशों की भी होश उड़ गए कि ईडी को जांच की फाइल नहीं मिल रही है, ईडी को के पास और कौन सा काम है, अगर कौन सी दायित्व है, फाइल क्यों नहीं मिल रही। तो पूरा का पूरा ही मामला अजित पवार गुट का जो है वो ईडी के रडार से बाहर अब हो गए, और नया टारगेट जो तय हुआ पवार परिवार के ऊपर तो रोहित पवार के ऊपर, क्योंकि शरद पवार इंडिया गठबंधन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका में सबको नजर आ रहे होंगे। मुख्य रणनीतिकारों में अजित पवार नजर आ रहे हैं। 84 साल के शरद पवार महाराष्ट्र में अलग ही नाक में दम रख कर रखा है। लगातार यात्राएं, 84 वर्ष की उम्र में कई यात्राएं, महाराष्ट्र में उनका दौरा जारी है। और वैसे भी एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी, या फिर कहे तोड़ी गई, लेकिन एनसीपी का जनाधार और न शिवसेना का जनाधार टूटा। असली चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए यही है। अगर और कुछ फ्लैशबैक में देखे 30 जनवरी से लेके 24 जनवरी के बाद की अगर बात करें, अगर 20 जनवरी, तो सबसे महत्वपूर्ण 20 जनवरी, इसी 20 जनवरी को आगे की तारीखों के लिए एक नजीर शायद बनेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 सम्मन, ईडी के 8 सम्मन के बाद ईडी को खुद ही न्योता दिया कि आप मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर आकर के पूछताछ करो। आप मुख्यमंत्री आवास 20 तारीख को झारखंड के भीतर 12 बजे एक संभावित टाइम टेबल का जो है 12 बजे ईडी की टीम वहां पहुंच सकती है। ईडी की टीम के सुरक्षा के लिए जो है हेमंत सोरेन खुद ही व्यवस्था कर रखी है। 500 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी ईडी के दफ्तर से ईडी को टीम को लेकर के सीएम हाउस तक पहुंचेंगे। लेकिन मामला इतना भर नहीं है। 2 दिन पहले झारखंड के भीतर, उस पूरे इलाके के भीतर बंद का ऐलान किया गया, और बंद काफी प्रभावित कारगर बंद हुआ जिस इलाके से हेमंत सोरेन आते हैं। और 19 जनवरी की तारीख इस मामले में और भी आगे बढ़ा। 19 तारीख को जो है आदिवासियों ने झारखंड के भीतर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, राजधानी में राजभवन तक मार्च किया, और पूरा का पूरा हुजूम था आदिवासियों का।
इसके भीतर झारखंड के इतने संगठन, करीब करीब 6-7 संगठन जुड़े थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा जो झारखंड है और झारखंड के जो आदिवासी समाज है, इसको आदिवासी अस्मिता का भी विषय बना दिए। इसीलिए मेरा कहना था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ईडी के जाल में ही तो नहीं उलझ रहा। और ये भी कहते हैं ना कि जब मोदी जी अगर उलझते जाएंगे और उत्तर प्रदेश के भीतर जैसे अभी मायावती, तमाम सारे नेता के ईडी के रडार पे हैं, तो एक कहते हैं ना कि स्थितियां शायद यही होने वाली है या हो रही है कि ईडी तो जा रही है, ईडी तो पहुंच रही है, लेकिन जिसको कई बार ये कहा जाता है ना कि ईडी को इसलिए हाका देने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो हाका क्या प्रभावित हो रहा है? क्या उलट हो जा रही है परिस्थिति? बंगाल के भीतर जो कुछ भी हुआ ईडी के साथ वो पूरा देश देखा। अब झारखंड के भीतर संगठन जो है, केंद्रीय सरना समिति संगठन जो है, ये आदिवासियों की एक काफी महत्वपूर्ण इकाई है, काफी बड़ा संगठन है। अखिल भारतीय आदिवासी परिषद दूसरा झारखंड का संगठन है। 22 फरहा क्षेत्रीय समिति एक और तीसरा संगठन है। ये एक और संगठन है राजी प्रहारी प्रार्थना सभा आदिवासियों का, और आदिवासी सेना ये भी एक संगठन है। हटिया विस्थापित मोर्चा, ये करीब 5-6 संगठन एक साथ जुट गए। यानी आदिवासी समाज में अगर डिवीजन भी है, अलग अलग संगठनों के भीतर लोग हैं, हेमंत सोरेन के मामले में सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, एक साथ खड़े हो गए। और केंद्रीय सरना समिति जो है, इसकी जो मुखिया होते हैं अजय तिर्की, वो झारखंड की राजधानी में सड़कों के ऊपर आदिवासियों की अगुवाई कर रहे थे और सीधे कहते थे कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के इशारे पे ईडी कर रही है परेशान, मोदी के इशारे पे। ये उनका कहना, केवल ईडी का नाम नहीं लिया, केंद्र सरकार के मोदी के इशारे पे ईडी परेशान कर रही है, ऐसा उनका कहना हुआ। तिर्की ने एक बात की और ऐलान कर दी कि जब वो 20 तारीख को 12 बजे करीब दिन के ईडी के दफ्तर से ईडी के अधिकारी जब निकलेंगे और झारखंड के सीएम हाउस पहुंचेंगे और हेमंत सोरेन के साथ आमने सामने पूछताछ करने के लिए बैठेंगे, तो इस सारे के सारे संगठन, ये आदिवासी के जो संगठन हैं, वो सारे सड़कों पे होंगे। अजय तिर्की यहाँ नहीं रुके, वो कहे बंगाल में तो केवल ईंट पत्थर उन्होंने देखा था, रांची के भीतर सीएम हाउस के भीतर बाहर जो आदिवासी खड़े होंगे उनके हाथ में तीर और धनुष भी होगा। जी, आदिवासी तीर धनुष लेकर के खड़े। आगे उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका प्रयोग करेंगे, प्रतीकात्मक रूप से आदिवासियों के हाथ में तीर धनुष तो होता भी है। तो अब उनका आगे कुछ क्या कहा नहीं कहा, लेकिन ईडी अफसरों की कहते हैं ना धड़कनें बढ़ गई। ईंट पत्थर का अनुभव जो है देश के तमाम क्षेत्रों में, जब भी कानून व्यवस्था की हालतें बिगड़ती है, कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो ईंट पत्थर का मुजाहरा, ईंट पत्थर चलने का नमूना देश के अलग अलग कोनों से कई बार सबने देखा है। राजनेताओं से लेकर के पुलिस प्रशासन, आम लोग, आम जनता, सबको ही देखा है। लेकिन तीर धनुष का जो प्रदर्शन है इस भारत देश ने अभी तक देखा नहीं। न तो अफसरों ने, कोई अधिकारी ने देखा, ईडी तो बिल्कुल भी नहीं देखा, न तो इस देश के राजनेताओं ने भी नहीं देखा, झारखंड के नेताओं हो सकता है कभी इस बात को देखा हो कई समय, खास करके आदिवासी बहुल क्षेत्रों के भीतर हेमंत सोरेन कहीं बचपन में वो भी देखे हों, क्योंकि आदिवासी समुदाय से आते हैं। लेकिन भारत देश के बाकी हिस्सों के राजनेता अभी इस जौहर से, झारखंड के जौहर के साक्षी कभी वो लोग बने नहीं। तो स्थितियां काफी विचित्र होगी जब झारखंड के सीएम हाउस में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही होगी, तो ईडी के अधिकारियों के आंखों के सामने जो है बाहर खड़ा हुआ वो पूरा भीड़ होगा जिसके हाथ में तीर और धनुष होगा। अभी ईडी के पूरे इस टाइम पीरियड को, टाइम टेबल को पीएम मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन में बैठे हुए जो भय है उसको जोड़ करके कैसे समझा जाए। जब अयोध्या के भीतर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और उससे पैदा हुई मोदी लहर के बीच भाजपा, भारतीय जनता पार्टी 400+ की बातें कर रही है, तो फिर इस दौरान ईडी का टाइम टेबल, चुनाव तक समय करीब आते हुए पार्टियों को भी देख लीजिए।
वो पूरे प्रदेश और वो सारी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 को पलीता दे सकती है, वही टारगेट पे है। बंगाल लगातार टारगेट पे, झारखंड लगातार टारगेट पे स्थितियां बिगड़ी हुई है, इंडिया गठबंधन एक है। बिहार प्रदेश जहां पर करीब लगातार ये खबरें प्रचारित भी की जाती है, भ्रम तक भी फैलती है, बस अब जाने वाले हैं नीतीश कुमार, तब जाने वाले हैं, विधायकों को बुला लिया है, काफी सारी चर्चाएं चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बुलाई गई, उनकी भी विधायक दल की बैठक हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बैठक 7 दिन पहले कॉल हुआ था। उसी दौरान एक और खबर चलने लगती है कि 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं नीतीश कुमार, जबकि ऐसी भी कोई खबर सीएम हाउस से प्रॉपर नहीं है। ये सारी अपने मन ग्रंथ से खबर चलती है, ट्वीट करके, खबरों को प्लांट करके इंडिया गठबंधन के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा करने की जो कोशिशें होती है, लेकिन उस सारी कोशिशों को ईडी ही झटका दे देती है। ईडी जब एकाएक पहुंच जाती है लालू और तेजस्वी यादव को समन देने के लिए, तो इस बात से साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है, लालू यादव एक साथ है। वहीं से इस बात की सफाई हो जाती है। मेरा महाराष्ट्र की स्थितियां तो जो है वो सब देख रहा है। महाराष्ट्र के स्थिति का देखते होने के बाद वहां पर टारगेट पे 2 शरद पवार भी है वहां पर, और एनसीपी जो शरद पवार वाली है, उनके परिवार के एक और उद्धव ठाकरे शिवसेना का गुट टारगेट पे, वो भी है महाराष्ट्र के भीतर ईडी के निशाने पे। लेकिन ईडी अपने पूरे चक्रव्यूह के भीतर पीएम मोदी को ही कहीं ना कहीं फंसा देगी। सवाल कहीं ये है कि ऐसा तो नहीं होगा। देखते रहिए। जय हिंद।